क्या हो अगर कोई कागज पर कत्ल का तरीका लिखे और असल जिंदगी में कत्ल हो जाए? क्या हो अगर कोई एक्टर मरने की एक्टिंग करते करते सचमुच मर जाए? एक ऐसा कातिल जिसके पास मरने वाला खुद चलकर आता था। जुर्म की एक ऐसी सच्ची कहानी जो ये यकीन दिलाती है कि गुनहगार किस दर्जे तक चालाक हो सकता है। इसीलिए वो कहलाता है द मास्टरमाइंड। ये कहानी है एक ऐसे कलमकार की जो लिखते लिखते मौत की दास्तान लिखने लगा। दास्तान भी ऐसी जिसमें कागज पर लिखी जाने वाली हर वारदात हकीकत बन जाने लगी। यकीन मानिए, राजधानी दिल्ली में पेश आई जुर्म की ऐसी दास्तान है जिसे एक बार देखने के बाद आप चाहकर भी कभी नहीं भूल पाएंगे। अरे यार, आज बेवफाई पे लिखा है सुबह सुबह एक। शमा में ही बाकी न परवाने में रह गया, शमा में ही बाकी न परवाने में रह गया, इश्क का बस नाम ज़माने में रह गया। खंजर जो लगे पीठ में, खंजर जो लगे पीठ में, सब दोस्तों के थे और मैं दुश्मनों से हाथ मिलाने में रह गया। वाह वाह वाह। चोरी के शेर कहकर वो मशहूर हो गए, चोरी के शेर कहकर वो मशहूर हो गए और मैं अमन काफ़िए मिलाने में रह गया। बहुत हो अमन यार, कमाल कर दिया। पर फिल्मों में एंट्री कब हो रही है तुम्हारी? जल्दी, बात चल रही है एक दो जगह, एक दो प्रोड्यूसर्स ने बुलाया भी है। होपफुली कुछ अच्छा ही होगा। अमन एक बेहतरीन राइटर था। उसकी कलम से निकलते अफसानों को बेशुमार वाहवाही मिलती थी। वो काबिल तो था, लेकिन काबिलियत हमेशा से मौके की गुलाम रही है और फिलहाल अमन को एक मौके की ही तलाश थी। अमन अपने स्ट्रगलिंग दौर में था। फिलहाल आमदनी का कोई जरिया नहीं था, इसलिए वो सर से पैर तक कर्ज में डूबा हुआ था। ऊपर से भले ही वो शान दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर वो बेचैनी से भरा हुआ था। अमन को उम्मीद थी कि एक दिन उसकी किस्मत का सितारा भी चमकेगा, कभी उसकी कलम भी तारीखी फसाने लिखेगी। एक ऐसा दिन भी आएगा जब राह चलता हर आदमी उसके नाम से उसे पहचानेगा। लेकिन ये रास्ता इतना आसान नहीं था। फिलहाल तो पैसे की तंगी उसकी जिंदगी में जहर घोल रही थी, यहाँ तक कि उसकी प्रेमिका भी उससे दूर हो रही थी। और फिर क्या था, सारा कॉफी हाउस तालियों से गूंज उठा। मेरी नई नज्म
सबको बहुत पसंद आई। सुनाओ तुम्हें? अमन प्लीज, अभी मेरा मन नहीं है, अभी सर दर्द हो रहा है मेरा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। अरे दुबे जी आप? हेलो, कैसे हैं आप? अरे अमन बाबू, आप तो बड़े व्यस्त है भाई, इतना फोन कर रहे, फोन तो उठा नहीं रहे। हाँ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अरे ऐसी कोई बात क्यों नहीं? अरे भाई, अगर आप किसी के घर में रह रहे हैं तो किराया तो देना पड़ेगा, और वैसे भी हमने तो कोई धर्मशाला खोल नहीं रखा। ऐसी कोई बात नहीं है, वो पैसों की थोड़ी दिक्कत चल रही है, मैं करता हूँ कुछ। अरे भाई, आप इस घर में 8 महीने से रह रहे हो, थोड़ा सा करते करते 8 महीने हो गए। मैं करता हूँ कुछ, आप मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं आपका सारा पैसा चुका दूँगा। बहुत हो गया बहाना, समझे? 1 हफ्ते का समय दे रहे हैं, पर 1 हफ्ते में हमारा किराया नहीं दिया ना, सामान उठा के फेंक देंगे सड़क पे। दुबे जी, मैं करता हूँ कुछ। कहाँ से आ जाते हैं? अमन, ऐसा कब तक चलेगा? हम शादी कैसे करेंगे? बस यार, कुछ टाइम की बात है, समझो, फिक्र मत करो, मैं सब संभाल क्या संभाल लोगे? नौकरी का तुम्हारा अता पता नहीं कुछ। और वो पब्लिकेशन हाउस का नंबर दिया था, गए थे तुम वहां? नहीं गए ना? तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम मेरे लिए एक नौकरी नहीं कर सकते? यार प्रियंका प्लीज, तुम ना दोबारा से शुरू मत हो जाओ। नहीं होती मेरे से नौकरी वोकरी, 3 स्क्रिप्ट लिख चुका हूं मैं, और बहुत जल्द ही मुझे। क्या जल्दी? पिछले 3 साल से सुन रही हूँ, तुम्हें समझ क्यों नहीं आती कोई बात? मेरी बात सुनो, तुम बैठ। तुम्हें वो मेरी स्क्रिप्ट याद है पुरानी, मोहलत? क्या हुआ उसका? अरे उसके लिए बात चल रही है मेरी सौरभ कपूर से, कल मिलने जा रहा हूँ उनसे। अरे कुछ बन जाएगा यार। तुम समझ क्यों नहीं रहे? अरे मुझ पर भी मेरे घर वालों का दबाव है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या प्रियंका शर्मा साहिबा जी, मुझे केवल कलम ही नहीं चलानी आती, तलवार भी चला दूंगा जरूरत पड़ेगी तो, उठा के ले जाऊंगा तुम्हें सफेद घोड़े पे। ये डायलॉग्स ना अपनी स्क्रिप्ट में लिखा करो। तुम बस टेंशन मत लो। अमन के ख्वाब जितने बड़े थे उतने ही नाजुक भी। उसकी कामयाबी और नाकामयाबी किसी ऐसे नाजुक लम्हे पर टिकी थी जो फिलहाल उसकी पहुंच से दूर था। लव इन कस्बा, संपर्क क्रांति, मोहलत और पहचान, अमन 4 फिल्म स्क्रिप्ट लिख चुका था, लेकिन अब तक किसी प्रोड्यूसर ने उसकी कोई स्क्रिप्ट नहीं खरीदी थी। वो बाहर से चाहे खुद जितना मजबूत दिखाता हो, लेकिन अंदर से बेहद टूट चुका था। आप फिर से आ गए? तो मिल लेने दीजिए। मैंने कितनी बार बोला है कि आपकी स्क्रिप्ट मैंने अंदर दे दी है, जब उनको टाइम मिलेगा वो देख लेंगे। मैडम मिलने दीजिए ना, आपका क्या जाएगा? क्यों हद कर रहे हो तुम? कितनी बार बोल दिया कि स्क्रिप्ट दे ली अंदर, आप समझते क्यों नहीं हो? आप समझो मैडम, मेरा करियर बन जाएगा। क्यों नहीं समझ रहे हो आप? आपका क्या जा रहा है मैडम? मैडम सुनिए। क्या हुआ यहाँ पर? सर ऑफिसर या सब्जी बाजार? सर मैं अमन, वो स्क्रिप्ट दी थी ना आपको मूवी की। सर प्लीज, सर थोड़ा टाइम दीजिए ना प्लीज सर। और फिर लीड एक्टर विक्रम उस सरकारी दफ्तर में एंटर करता है और सीधा विलेन के कैबिन के सामने लात मारता है दरवाजे पे, और उससे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना, इस खेल की शुरुआत तुमने की है, लेकिन खत्म मैं करूंगा। और आज वो घड़ी आ गई जब तेरे भ्रष्टाचार की काली कायनात। बस मजा नहीं आ रहा है। और तुम कहाँ भ्रष्टाचार में पड़ रहे हो? कुछ तड़कता भड़कता हो सुनाओ। और एक मिनट मोना, तुमने सुना अभी इन्होंने क्या कहा? भ्रष्टाचार की काली कायनात। क्या है सर ये भी तो जरूरी मुद्दे हैं ना सर, जनता को इस तरफ सोचने के लिए मजबूर करना भी आप जैसे बड़े प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स का ही काम है ना सर। तो सर सभी लटके झटके दिखाएंगे तो भला अच्छी और सीरियस फिल्में कौन बनाएगा? अच्छा ऐसी बात है, दिखाओ।
ब्रेकअप सॉन्ग कितने हैं? सर 3 आ जाएंगे सर। 3? 3 सॉन्ग से क्या होता है यार? नहीं 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 चलो सच में। सर एक बार फिर से देख लीजिए ना सर, मुझे लग रहा है आप समझने में थोड़ी गलती कर रहे हैं सर। क्या बोला? मैं गलती कर रहा हूँ? सौरभ कपूर नाम है मेरा, तुम मेरे ऑफिस में आकर मुझे बोल रहे हो कि मैं गलती कर रहा हूँ? हैं? 24 सालों से फिल्में बना रहा हूँ, ऐसी स्क्रिप्ट को ना सुनकर बता सकता हूँ कि ये चलेगी या नहीं चलेगी, और तुम मेरे ऑफिस में आकर मुझे बोल रहे हो कि मैं गलती कर रहा हूँ? हटाओ। सर सॉरी सर, मेरा ये मतलब नहीं था सर। सर मुझे लगा कि शायद आप समझने में थोड़ी सी गलती कर रहे हैं सर। आप प्लीज जाइए। सर ऐसा मत कीजिए सर। सर प्लीज थोड़ी सी मोहलत दीजिए ना सर मुझे। सर मैं आपके हिसाब से बदलाव कर दूंगा सर इसमें। सर प्लीज। एक मिनट, तुम जानते हो तुम्हारे जैसे 2 कौड़ी के राइटर यहाँ गली मोहल्ले में ऐसे करते हैं। बहुत खुशकिस्मत होगी तुम्हारी ये स्क्रिप्ट मेरे पास तक। और जानते हो कि तुम्हारी स्क्रिप्ट की सही जगह कहां पर है? मैं दिखाऊं तुम्हें? सर ऐसा मत कीजिए सिक्योरिटी। सर ऐसा मत कीजिए सर प्लीज। सर प्लीज ऐसा मत कीजिए सर। सर मुझे थोड़ी सी मोहलत दीजिए सर। सर मेरा करियर खराब हो जाएगा सर। बाहर निकाल देते हैं। अमन के शीशे के सपने हकीकत की जमीन से टकरा गए थे। वो उम्मीदें जो उसकी आंखों में थी खत्म हो गई थी। अमन अंदर से टूट गया था। जमाने से ठुकराए हुए लोग जब बागी हो जाते हैं तो उनके इरादे खतरनाक हो जाते हैं। एक राइटर के लिए उसकी लिखावट बहुत खास होती है, लेकिन अमन की स्क्रिप्ट्स उसी के सामने कूड़ेदान में फेंक दी गई थी। एक उदास कागज पर ठहरा सा कलम, सब बेलफ्ज, सब बेख्याल। क्या लिखूं? कोई बात जो तुमको बेहद पसंद हो, या तुम्हारी जुल्फ के गिरहों में उलझी कोई नज्म। आधी रात, पूरी खामोशी और मैं अधूरा सा सोचते हैं कुछ लिखे, मगर क्या। अमन बेहद उदास था, लेकिन ये उदासी शायद एक खतरनाक मोड़ की तरफ बढ़ रही थी। वो उस चिंगारी की तरह था जो हालात के और झोंके से आग में तब्दील हो सकती थी। अमन की उम्मीदों के पंख हालात की कैंची ने कतर दिए थे और वो बेतहाशा हकीकत की पथरीली जमीन पर आ गिरा। इस वक्त वो बेहद अकेला था। दूर तक कोई नहीं था जो उसका हाथ थामकर उसे तसल्ली देता, सिवाय प्रियंका के। स्क्रिप्ट के साथ ही अमन के सपने भी टुकड़े टुकड़े होकर बिखर चुके थे, लेकिन असल झटका तो लगना उसे अभी बाकी था। देखिएगा ब्रेक के उस पार। बहुत मांग चुका ऊपर वाले से, बस अब और नहीं। अब बारी छीनने की है, अब छीन कर ही दिखाऊंगा। अमन की जिंदगी अंधेरे दौर से गुजर रही थी। जैसे अंधेरे में साया भी इंसान का साथ छोड़ जाता है, ठीक वैसे ही अमन के सभी चाहने वाले एक एक कर उससे दूर होते जा रहे थे। अब तक की नाकामियां अमन सिर्फ और सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड के सहारे ही झेल पा रहा था, लेकिन अब वो वक्त भी आ गया था जब परछाई की तरह उसकी गर्लफ्रेंड को भी उसका साथ छोड़ जाना था। हेलो अमन, मैंने तुमसे पहले ही बोला था मैं पापा को ज़्यादा दिन तक नहीं रोक सकती, लेकिन पापा ने मेरी शादी तय कर दी। शायद मेरे और तुम्हारे रास्ते यहीं तक थे। तुम जहाँ भी रहो खुश रहो।
तुम्हारे जैसे 2 कौड़ी के राइटर ना यहाँ गली मोहल्लों में घूमते फिरते हैं। पापा ने मेरी शादी तय कर दी, शायद मेरे और तुम्हारे रास्ते यहीं तक। तुम्हारे जैसे 2 कौड़ी के राइटर ना यहाँ गली मोहल्लों में पापा ने मेरी शादी तय कर दी, 2 कौड़ी के राइटर शायद मेरे और तुम्हारे रास्ते मांग चुका ऊपर वाले से, बस अब और नहीं। अब बारी छीनने की है, अब छीन कर ही दिखाऊंगा, छीन कर ही दिखाऊंगा उसे। अमन इस वक्त अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था। प्रियंका उसे छोड़कर जा चुकी थी और उसकी संजीदा लिखावट को दुनिया रिजेक्ट कर चुकी थी। अंदर से टूट चुका राइटर अमन प्रतिशोध की लपटों में चल रहा था। वो जमाने से अपने एक एक दर्द का हिसाब लेना चाहता था। शायद इसीलिए उसने फैसला किया कि अब वो लिखेगा एक ऐसी स्क्रिप्ट जिसके किरदार आभासी नहीं बल्कि असल दुनिया के लोग होंगे। जिंदगी और इश्क, अमन ने दोनों जगह मात खाई थी। जमाने ने ना उसके इश्क की इज्जत की और ना उसके फन की। इस दोहरी चोट ने उसके जहन पर गहरा असर डाला था। अपने मास्टर प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए अमन को जरूरत थी एक शिकार की, और शिकार चुनने के लिए उसने रुख किया सोशल नेटवर्किंग साइट का। निखिल एक रईस परिवार का लाडला बेटा था। उसकी जिंदगी बेशुमार नेमतों से घिरी थी। फिल्म एक्टर बनना महज उसका जुनून था और अमन ने उसके इसी जुनून का फायदा उठाने की कोशिश की। अरे निखिल, कहाँ भागा जा रहा है हवाई घोड़े की तरह? थोड़ा वक्त घर पे भी दिया कर। माँ टाइम ही तो नहीं है मेरे पास। आप भूल गए डैड ने 1 साल का टाइम दिया था। बहुत प्रेशर है। रहने दे, न खाने का होश न पीने का होश। बड़े बनेंगे ये सुपरस्टार। बस माँ, आई एम गेटिंग लेट। अब मैं चला जाऊँ? रुक, टीका करा के जा। क्यों माँ? ओ हीरो, कहाँ चले सुबह सुबह? कभी फैक्ट्री में भी आ जाया करो। डैड आपने 1 साल का टाइम दिया था ना, अब मैं 1 साल बाद ही आऊँगा। आप भी ना बस हमेशा उसके पीछे ही पड़े रहते हैं। अब अपना आशीर्वाद तो दे दो। थैंक यू डैड। ओके बाय। Hello. Is this Nikhil? Yes, Nikhil here. My name is Aman. I'm a writer and film producer. Okay. I was going through your profile on internet. आपकी तस्वीरें देखी यार, कमाल लगते हो। मुझे अपनी अगली फिल्म के लिए तुम्हारे जैसे फेस की ज़रूरत है। Are you interested? Yes sir. I'll text you my address. कल सुबह 10 बजे मिलते हैं ऑडिशन में। Yeah, sure sir, sure. Thank you so much sir. राशि guess what? तुम्हें तुम्हारी फिल्म की सीडी मिल गई जो तुम बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे। अरे नहीं बाबा। या तुम्हें पापा ने यूएस की परमिशन दे दी, राइट? अरे नहीं। तो फिर बताओ ना बाबा, क्या हुआ, क्यों परेशान कर रहे हो? राशि, आज मुझे सुबह एक फिल्म राइटर का कॉल आया एंड दे वांट टू साइन मी इन देयर नेक्स्ट प्रोजेक्ट। वाओ, दैट अमेजिंग न्यूज़। आई लव यू निखिल। आई लव यू टू। जिंदगी की स्क्रिप्ट में अमन ने खुद अपने लिए भी अपना नया किरदार लिख डाला था। क्या करेगा नया किरदार, दिखाएंगे ब्रेक के उस पार। सर, पर ऑडिशन इस रूम में होगा? अरे इसी रूम से ना तुम्हें स्टार बनाया मैं। और अब तुम्हारी बारी है। तुम्हें वो मेरी स्क्रिप्ट याद है पुरानी, मोहलत?
उसके लिए बात चल रही है मेरी सौरभ कपूर से। पापा ने मेरी शादी तय कर दी। शायद मेरे और तुम्हारे रास्ते यहीं तक थे। बहुत मांग चुका हूँ ऊपर वाले से, अब बारी छीनने की है। Is this Nikhil? Yes, Nikhil here. My name is Aman. I'm a writer and film producer. मुझे अपनी अगली फिल्म के लिए तुम्हारे जैसे फेस की जरूरत है। राशि, आज मुझे सुबह एक फिल्म राइटर का कॉल आया and they want to sign me in their next project. निखिल को लगा कि किस्मत उस पर मेहरबान हो चुकी है। उसे यकीन था कि उसे एक बड़े प्रोड्यूसर का फोन आया है और जल्द ही वो बॉलीवुड के पर्दे पर बड़ी बड़ी कामयाबी की दास्तानें लिखेगा। लेकिन ये सच नहीं था। सच तो ये था कि निखिल का हर बढ़ता कदम उसे मौत के और करीब ले जा रहा था। Aman sir? Oh hi. How? Yeah, Nikhil. Come. Yes sir. Sit down. Yes. और बताओ। ये कुछ डायलॉग्स हैं, इन्हें देख लो थोड़ा। Thank you so much sir. Thank you so much sir. तो रेडी? हो जाए फिर एक ऑडिशन। सर पर ऑडिशन इस रूम में होगा? अरे इसी रूम से ना चुटकियों में स्टार बनाया। और अब तुम्हारी बारी। थैंक यू सर। जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूँ, क्योंकि मैं टीवी में नहीं सब बोलता। अब क्या करो, हीरो पर की मुझे जाती नहीं, उन लोगों में आती नहीं। तो क्या करेगा हमारा? फांसी पे चढ़वाएगा? तेरी ये जुबान खींच के हाथ में दे दूंगा तो चढ़वा ना। क्या करेगा बोल? पंगा मत लीजिए मेरे साथ। और तेरी ये सारी की सारी अक्कड़ यही नहीं ले जाएगी, तो यही काम डालूंगा तेरे को। Sit down. आज तुम्हारा फाइनल ऑडिशन है निखिल। जी सर। ठीक है? यस सर। आज अपनी एक्टिंग का दमखम दिखा डालो तुम, ठीक है? और तुम्हें स्टार बनने से कोई नहीं रोक सकता। इस बात का दावा मैं करता हूँ। थैंक यू सर। तो सिचुएशन ये है कि तुम्हें किडनैप कर लिया गया है। ओके। पकड़ो, होल्ड इट। बंद। तो तुम्हें किडनैप कर लिया गया है, बंधक बना लिया गया है। कस्से से बांध दिया तुम्हें, कस्से रस्से से बांध रहे हैं, तुम परेशान हो रहे हो, फिर तुम्हारे घर वाले परेशान हो रहे हैं, तुम्हारा रईस पाप परेशान हो रहा है। जी सर। समझ रहे हो ना? हाँ सर समझ रहा है। ओके गुड। तो तुम्हें बंधक बना लिया, लेकिन क्या होता है? तुम्हें छूटना है भाई, वहां से छूटना होगा ना तुम्हें। तो और तुम्हें उन्होंने बांध दिया, समझ रहे हो? बांध दिया तुम्हें। कंफर्टेबल? तो मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल। You are comfortable. You are comfortable, my boy. You are comfortable. You are comfortable. स्टार बनोगे बेटा, बहुत बड़ा स्टार बनोगे तुम। मैं बनाऊंगा तुम्हें स्टार। फोन कहाँ है तेरा? फोन कहाँ है तेरा? और मिला पप्पा, तेरा करोड़पति पप्पा। तेरे करोड़पति पप्पा को बोल अपने करोड़ों रुपए में से बता दो तू बात कर। मैं नहीं बात करूंगा। अबे कर ना, कर। बोल तेरे पप्पा को कि उसके पैसे में से मुझे छोटी सी रकम, सिर्फ 1 करोड़ रुपया चाहिए, सिर्फ 1 करोड़। तेरे पापा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात कर। हेलो डैड। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ तुम्हें? डैड मेरा अपहरण हो गया। डैड वो आपसे 1 करोड़ रुपये चाहता है। कौन है ये लोग? डैड मेरे को बचा लो प्लीज। निखिल तुम ठीक तो हो ना?
प्लीज डैड, मेरे को बचा लो। अब तेरा पप्पा आएगा 1 करोड़ रुपए लेके और उसका बेटा बनेगा सुपरस्टार। निखिल तिवारी के घर पर फिरौती का कॉल आया तो घर में हड़कंप मच गया, क्योंकि निखिल एक रसूख वाले परिवार से था। शायद इसीलिए इस मामले को बेहद गंभीरता से भी लिया जा रहा था। मौके की नजाकत को समझते हुए पुलिस डिपार्टमेंट हरकत में आ गया। पता नहीं मेरा बेटा किस हाल में होगा, कहाँ होगा। चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। कॉल किस नंबर से आया था? निखिल के नंबर से एक कॉल आया था। 1 करोड़ रुपए फिरौती मांगी है उन्होंने। ठीक है, हमें उनकी अगली कॉल का इंतजार रहेगा। We will locate them this time. इंस्पेक्टर साहब, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैं 1 करोड़ रुपए फिरौती देने के लिए तैयार हूँ। मुझे तो बस मेरा बेटा चाहिए, बस मेरा बेटा। अब देखिए, फिरौती मिलने के बाद भी आपका बेटा घर आ जाएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। देखिए, ऐसे केसेस में अक्सर ऐसा हुआ है कि पैसा मिलने के बाद भी किडनैपर्स। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि आप सिर्फ पुलिस की मदद कीजिए। ये बताइए, आपको किसी पे शक है क्या? नहीं इंस्पेक्टर साहब, नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हमारे बेटे का तो कोई भी दुश्मन नहीं है, बल्कि वो तो बहुत ही भोला और मासूम है। उसको तो बस फिल्मों में जाने का शौक है, हीरो बनने का शौक है। वो किसी का दुश्मन कैसे हो सकता है इंस्पेक्टर साहब? पुलिस ने निखिल के घर पर पूरी पूछताछ की, लेकिन उन लोगों को न तो किसी पर कोई शक था और न ही उनके पास किसी तरह का कोई सुराग। पुलिस महकमा मामले की तफ्तीश में पूरी तरह जुट गया, लेकिन निखिल के घर के सारे मोबाइल और लैंडलाइन फोन्स को कंट्रोल रूम से जोड़ दिया गया था ताकि इस बार कॉल रिकॉर्ड की जा सके। अशोक जी जनाब, सारे फोन टैप है ना? जी जनाब, और आसपास के लोगों से भी पूछताछ शुरू कर दी है, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। अब तो हमारी उम्मीद किडनैपर्स के अगले कॉल पर ही है। वो कॉल जरूर करेंगे। उसी का इंतजार है सर। एक तरफ पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी थी, दूसरी तरफ अमन पागलपन की हद को छू रहा था। उसने तय कर लिया था कि निखिल की ही तरह वो और लोगों को भी फंसाएगा और पैसा कमाएगा। निखिल को घर में बंद करके अमन इलाके में आराम से घूम रहा था। वो इस बात से अनजान था कि एक बड़ी मुसीबत धीरे धीरे ही सही उसकी तरफ बढ़ रही है, क्योंकि उसकी सनक लगातार बढ़ रही थी।
अमन दीवानेपन के उस रास्ते पर बढ़ गया था। उसने दिल्ली से भागकर अपने पैतृक कस्बे बहराइच भागने का इरादा किया। निखिल को मौत के घाट उतारने के बाद अमन उसकी लाश को उसी कमरे में बंद कर फरार हो गया। पुलिस से बचने के लिए अमन एक शहर से दूसरे शहर भागता रहा, लेकिन जब उसके पैसे खत्म हो गए तो अपने पुश्तैनी घर बहराइच आ पहुंचा। कमाल की बात यह है कि इस दौरान न तो पुलिस को और ना ही निखिल के परिवार को इस बात का पता था कि निखिल अब इस दुनिया में नहीं रहा है। जय हिंद सर। जी सर, सारी तैयारी हो चुकी है, हमें सिर्फ उनकी कॉल का इंतजार है। वो ज़रूर कॉल करेंगे सर। सर जाहिर है कि किडनैपिंग किसी दुश्मनी की वजह से तो नहीं की गई है, उनका मोटिव सिर्फ पैसा है, तो हम उन्हें जल्दी पकड़ लेंगे सर। हाँ सर, दे विल कॉल फॉर श्योर। ओके सर, जय हिंद। आंटी, आंटी ये सब क्या है? और निखिल को कब से फोन कर रही हूँ मैं, वो फोन क्यों नहीं उठा रहा है? राशि बेटा, निखिल 3 दिन से गायब है। उसका किसी ने किडनैप कर लिया है। लेकिन आंटी ये इम्पॉसिबल है, कैसे हो सकता है? आपकी तारीफ? सर, मैं निखिल की दोस्त हूँ, मेरा नाम राशि है। अब तक आप कहाँ थे? आपको पता नहीं निखिल किडनैप हो गया? सर, मैं एक मॉडल हूँ और मैं एक मॉडलिंग प्रोजेक्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया गई हुई थी। मैं जस्ट अभी लौटी हूँ और ये सब। सर, मेरी 3-4 दिन पहले निखिल से बात हुई थी। क्या बात हुई? सर, वो मेरे को निखिल का कॉल आया था। I am so happy for you, baby. Finally you did it. Thank you so much. अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें घर क्यों बुलाया उसने? अरे यार, वो उन्होंने मुझे बोला था कि मेरा जो फर्स्ट ऑडिशन होगा उनके घर पे होगा, तो टेंशन मत ले। ओके, वैसे तुम्हें पता है मुझे भी परसों पश्चिम विहार जाना है। पश्चिम विहार? यार पश्चिम विहार तो मेरे रास्ते में पड़ेगा, तो क्यों ना हम साथ साथ चलते हैं, मैं तेरे को वहाँ ड्रॉप भी कर दूंगा। ओके फाइन, ओके बेबी, बाय बाय। राशि, मेरे को लगता है कि मेरे को यहाँ जाना है, तो तुम यहाँ से निकल जाओगी ना? या श्योर, नो प्रॉब्लम। ऑल द बेस्ट बेबी, बाय, टेक केयर, बाय, टेक केयर, ओके, मिलते हैं, बाय। मैडम, हमारे साथ चलिए। चलो श्यामलाल। राशि के लिए तो ये खबर किसी सदमे से कम नहीं थी, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि राशि के इस केस में सामने आने से केस के कई राज परत दर परत खुलने लगेंगे। एक तरफ पुलिस अमन की साजिश की परतों को धीरे धीरे खोल रही थी, वहीं दूसरी तरफ अमन अपने होम टाउन बहराइच में जाकर छुप गया था। वो इस गुमान में था कि यहाँ वो पूरी तरह सुरक्षित है और शायद पुलिस उस तक कभी नहीं पहुँच पाएगी। This was actually the turning point of it. राशि का इस केस में सामने आना अमन की साजिश की परतों के खुल जाने जैसा था। वो इस बात से अनजान था कि पुलिस उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रही थी। अब एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन जारी है द मास्टरमाइंड। अमन यहीं रहता है? हाँ सर, अमन तो यहीं रहता है। आप लोग यहाँ कैसे? अमन यहीं रहता है? हाँ सर, अमन तो यहीं रहता है।
क्या काम करता है वो? सर वो फिल्मों में काम करता है, इससे ज़्यादा तो मुझे पता नहीं। बस मुझे इतना पता है कि उसने मुझे 3 महीने से किराया नहीं दिया और पता नहीं ताला कहाँ गायब हो गया। देखो, हमें उसकी पूरी जानकारी चाहिए। एक बार बताओ, तुमने उसकी पुलिस वेरिफिकेशन कराई थी? हाँ सर, करवाई तो थी। ठीक है। कोई बात नहीं, अपने आप को संभाल लिए। भाई दुबे जी इधर आइए। हाँ सर। ये बताइए, इस लड़के को आपने आते हुए देखा था? नहीं सर, मैंने कभी नहीं देखा इसे। सच सच बोलो, साहब से झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हो? अरे नहीं नहीं सर, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हमने कभी नहीं देखा इसे आते हुए। अशोक, इसे थाने ले जाओ, वहीं पूछताछ करेंगे। श्यामलाल जी जनाब। एक काम करो, ये लाश का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ठीक है जनाब। और दूसरी चीज़, कमरे की अच्छे से तलाशी लेना, कोई भी चीज़ न छूटने पाए। ठीक है? अमन का जुर्म अब सबके सामने आ चुका था। एक कलमकार की काली करतूत सामने आ चुकी थी। पुलिस ने अमन के मकान मालिक से वेरिफिकेशन फॉर्म में दी गई जानकारी को लेकर उसके बहराइच वाले घर का पता लगा लिया। पुलिस की एक टीम फौरन बहराइच के लिए रवाना हुई और अमन को गिरफ्तार कर लिया। कौन हो भाई तुम? क्या हो रहा है? कौन हो तुम? ये कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल वक्त तो किसी पर भी आ सकता है, लेकिन इंसान वही है जो मुश्किल वक्त का सामना डट कर करे। बुरे वक्त के सामने घुटने टेक देने वाले अक्सर खुद को उस राह पर ले जाते हैं जहां सिर्फ और सिर्फ तबाही मिलती है। बहरहाल आज बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी और एक नए मास्टरमाइंड के साथ। नमस्कार।